हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। यानी कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है उससे पहले कि जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करना सीखें, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोला जाता है? देखो, एक होते हैं क्या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। क्या होते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, यानी कि जहां तक किसी एक गवर्नमेंट का होल्ड होता है ना। जहां तक एक, जैसे हमारी गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, तो कहां तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रीच है, पहुंच है, वहां तक। ठीक है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती हैं? तो सबसे पहली है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड by normal residents between 2 or more countries. For example, American Airlines planes operated between America and Japan are part of domestic territory of America. तो क्या मतलब है इस पॉइंट का कि देखो, एक तो जो शिप्स होते हैं यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं, इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो एरोप्लेन्स और जो शिप्स होते हैं वो तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाते हैं। तो उनको आप कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंस, या फिर आप, मैं कह सकती हूँ कि आप कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में उनको काउंट करेंगे। तो मान लीजिए कोई इंडिया की एयरलाइन है और उसका जो एरोप्लेन है वो क्या करता है, वो इंडिया से दूसरे कंट्रीज में भी जाता है, इटली भी जाता है, पेरिस भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, इंग्लैंड भी जाता है। तो अलग अलग किसमें जाता है, कंट्रीज में जाता है। लेकिन वो कहाँ का कहलाया जाएगा? वो कहलाया इंडिया का ही जाएगा। उसको हम कहाँ कंसिडर करेंगे? उसको हम इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जो अमेरिकन एयरलाइन के प्लेन्स होते हैं, सपोज वो अमेरिका और जापान के बीच में ऑपरेट करते हैं, बट फिर भी उनको अमेरिका की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट समझा जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters and where they have exclusive rights of operations. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean will be considered a part of domestic territory of India. यानी कि देखो, जो ओशियंस होते हैं वो तो कुछ तो मतलब उनका एरिया होता है जो, जैसे कि इंडिया के पास है कुछ एरिया, और कुछ एरिया जो दूसरी कंट्री के भी पास है ना। तो उसमें जो नेचुरल गैस रिग्स बने हुए हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके मतलब ओशंस के बीच में बनी हुई है, तो उनको किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में समझा जाएगा? तो देखो, जैसे कि फिशिंग बोट्स हैं जो कि इंडियन फिशरमैन्स के द्वारा ऑपरेट होती है, मतलब कि इंडिया के जो फिशरमैन है उनकी कोई बोट है और वो सपोज करो इंडियन ओशियन जो है उसमें जाती है। ठीक है, इंडियन ओशियन में जाती है, तो उसको कहाँ का पार्ट समझा जाएगा? उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की समझी जाएगी? इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो समझी जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास? एम्बेसीज। एम्बेसीज, consulates and military establishment of a country located abroad, जो
क्या है, जैसे कि सपोज इंडिया है और इंडिया की जो एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट्स है, तो वो सब क्या है, या फिर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको समझी कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी जाएगी, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी उसको समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन इटली इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे कि इंडियन एम्बेसी है वो इटली में है, तो उसको समझा कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा। इंडिया का एम्बेसी चाहे कहीं भी हो पूरी दुनिया में, किसी भी कंट्री में, उसको समझा जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसकी, इंडिया की। तो अब समझते हैं कि एम्बेसी क्या होते हैं। एम्बेसी होते हैं दूतावास, जहां पर जैसे कि इंडिया का एम्बेसी अमेरिका में है, तो इंडिया के जो भी वीजा वगैरह से रिलेटेड जो भी फॉरेन मैटर्स होते हैं उनके ऊपर ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा है कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट क्या होते हैं, देखो कॉन्सुलेट एक ऐसी ऑफिस होती है, मान लो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने किसी ऑफिसर को यहाँ से इंग्लैंड भेजा हुआ है किसी काम से, ठीक है, इंडिया का ही कोई काम है, उस काम से इंडिया के ऑफिसर को कहाँ भेजा हुआ है, इंग्लैंड भेजा हुआ है। तो इंग्लैंड में रहने के लिए उसको जो ऑफिस या फिर जो बिल्डिंग प्रोवाइड करी जा रही है वो क्या कहलाती है, वो कॉन्सुलेट कहलाती है। तो अगर इंडिया का कॉन्सुलेट है वो कहीं पर भी बाहर है किसी भी कंट्री में, तो उस कॉन्सुलेट को इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर समझा जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि जैसे कि इंडिया की मिलिट्री है, इंडिया की आर्मी है, उसको कहीं बाहर भेजा हुआ है, तो वो भी जहां पर रहेंगे तो उसको क्या माना जाएगा, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसको समझा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, तो पहला है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। देखो जैसे हमारे एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट या हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर दुनिया में कहीं भी होती है तब भी हम उसको इंडिया की ही समझते हैं, तो वैसे ही अगर किसी फॉरेन कंट्री की हमारे इंडिया में एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, तो उसको हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसको भी तो उन्हीं की कंट्री का पार्ट समझा जाएगा ना। देखो जैसे रशियन एम्बेसी है इंडिया में, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ये रशिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि यूएनओ है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ है, तो ये सब क्या है, ये लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। भले ही हमारे इंडिया में यूएनओ का कोई ऑफिस हो या फिर डब्ल्यूएचओ का कोई ऑफिस हो, तो भले ही ये इंडिया में हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस, लेकिन फिर भी इनको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो ये जो वो चीजें हुई जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे हमें देखना है कि इनमें से कौन से वो आइटम्स हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट है इंडियन एम्बेसी इन चाइना। इंडिया का एम्बेसी चाइना में है तो होगा, यस। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये एम्बेसी इंडिया का है, और इंडिया का एम्बेसी कहीं भी पूरी दुनिया में हो तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है एन इंडियन कंपनी इन लंदन। इंडिया की कोई कंपनी है और वो लंदन में है, तो भाई कंपनी के बारे में तो कुछ भी ऐसा बोला नहीं गया है, तो इसलिए कंपनी तो जहां की होगी, कंपनी तो जहां पर होगी उस टाइम पर ऑपरेट कर रही होगी वहीं की मानी जाएगी, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंडिया की कंपनी नहीं है, बट उसका ऑफिस इंडिया में है, तो इंडिया में ऑफिस है तो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में वो मानी जाएगी।
इसके अलावा ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में है तो कोई बात नहीं, इंडिया में है तो इंडिया में ही उसको माना जाएगा, ठीक है, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा की कोई बिल्डिंग थी अमेरिका में, उन्होंने उस बिल्डिंग को रेंट पर दे दिया है गूगल को। तो भाई अगर टाटा की बिल्डिंग बाहर है तो कोई बात नहीं, हम उसे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मानेंगे, ठीक है। वो सिर्फ 2-3 चीजें थी जिनको अगर वो बाहर भी होती थी तब भी हम उनको डोमेस्टिक टेरिटरी में मानते थे। इसके अलावा कुछ भी अगर बाहर है इंडिया से तो वो इंडिया में नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंस। तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country। देखो, किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए 2 चीजें होती हैं। क्या होती है कि वो जो इंडिविजुअल है या वो जो इंस्टीट्यूशन है जिसकी रेजिडेंटशिप हम लोग चेक कर रहे हैं, एक तो कि वो ऑर्डिनरीली वो उस कंट्री में रहता हो, और दूसरा कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करता हो। तो 2 चीजें आ जाएंगी, क्या क्या, एक तो वो रिसाइड करता हो, रहता हो उस कंट्री में, और दूसरा उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में हो। तो अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से 2 चीजें इंप्लाइड हैं। क्या वो 2 चीजें हैं? पहली है कि द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि 2 चीजें हैं। एक तो जो रेजिडेंट है वो उस कंट्री में रहता हो, या फिर अगर वो इंस्टीट्यूशन है तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही लोकेटेड हो, ठीक है। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही लोकेटेड हो। इसके अलावा द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग फ्रॉम दैट लोकेशन, यानी कि वो जो पर्सन है या वो जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जितनी भी अर्निंग्स हैं, उसकी जितनी भी अर्निंग्स हैं और उसकी जितनी भी स्पेंडिंग है, मतलब कि वो जो भी कमाता है, जो भी खर्चा करता है वो उसी कंट्री में कर रहा हो, तो उसको उस कंट्री का क्या मान लिया जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, एक तो वो उस कंट्री में रहता हो और दूसरा वो उसी कंट्री में, मतलब उसकी इनकम जनरेट होती है और उसी कंट्री में जो है वो इनकम खर्च हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। किसको किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं? देखो, फर्स्ट है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। यानी कि अगर कोई फॉरेन, कोई विदेश से टूरिस्ट आया है या विजिटर आया है ना, हमारी कंट्री को विजिट करने के लिए आया है, घूमने आया है, छुट्टियां मनाने आया है, या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, या पढ़ने के लिए कोई आया है, या स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई आया है ना, तो अगर इस तरीके का कोई फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर है तो उसको हम यहाँ का रेजिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि जो एम्बेसीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, या फिर किसी फॉरेन कंट्री की अगर आर्मी यहाँ पर है तो उसके जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, तो वो सब भी क्या है, वो सब को भी हम जो है अपना नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ का नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। थर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। ऐसे ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जो उनको जो है नॉर्मल रेजिडेंट हम नहीं मानेंगे अपनी कंट्री का। मान लो कि हमारे यहाँ पर यूएनओ की कोई ब्रांच है,
इंडिया में, बट हम यूएनओ को अपना नॉर्मल रेजिडेंट उसकी ब्रांच को नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं उनके एम्प्लॉयज की। जो एम्प्लॉयज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उनको हम कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। तो एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज होते हैं, जो उसमें काम करते हैं इंटरनेशनल, ध्यान देना मैं किसकी बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहाँ का रेजिडेंट माना जाता है, उनको उसी कंट्री का रेजिडेंट माना जाता है जिससे वे बिलोंग करते हैं। जैसे कोई कैनेडियन है, कोई कनाडा का रेजिडेंट है, वो WHO की ऑफिस में काम करता है और वो जो ऑफिस है वो इंडिया में है, उसको कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा, उसको कनाडा का ही रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो एम्प्लॉयज जिस भी कंट्री के रेजिडेंट होते हैं, मतलब कि जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, इस मतलब एम्प्लॉयज जो होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसमें एक शर्त होती है कि अगर जो एम्प्लॉयज हैं वो 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में काम कर ले तो उनको उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री में वो वर्क कर रहे हैं। क्या है वो, वर्किंग कंट्री जो उनकी है जहां पर वो वर्क कर रहे हैं वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट उनको माना जाएगा। देखो, however, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located। यानी कि अगर जो एम्प्लॉयज हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में 1 से ज्यादा सालों के लिए काम करें तो देन दे बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो वो क्या बन जाते हैं, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं जिस कंट्री में वो इंस्टीट्यूशन जो है वो लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, if the Canadian working in WHO office in India, अगर कोई कनाडा का रेजिडेंट जो है वो WHO के ऑफिस में काम करता है इंडिया में, कितने दिन के लिए, 1 साल से ज्यादा तक लगातार काम करता है, तो उसको इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और अगर वो लेस देन 1 ईयर काम करता है, अगर वो लेस देन 1 ईयर काम करता है इंडिया में ही किसी ऑफिस में जो कि WHO का ऑफिस है, तो फिर उसको कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा, फिर उसको कनाडा का ही रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। देखो, जो हमारे शिप्स वगैरह होते हैं ना, जो फॉरेन वेसल्स होते हैं जैसे कि शिप्स है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा कमर्शियल ट्रैवलर्स यानी कि जो किसी बिजनेस पर्पस से एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते रहते हैं, इसके अलावा सीजनल वर्कर्स, जैसे कि सपोज कोई 6 महीने के लिए किसी कंट्री में जाके कोई काम करता है, जॉब करता है, फिर उसके बाद वो अपनी कंट्री में आ जाता है ना। या फिर जैसे कि कोई सिर्फ विंटर्स में ही किसी दूसरे देश में जाता है, या सिर्फ किसी रेनी सीजन में ही जाता है फिर वापस आ जाता है। तो इस टाइप से जो सीजनल वर्कर्स हैं या क्रू मेंबर्स हैं फॉरेन वेसल्स के या कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उनका जो स्टे है वो 1 साल से कम हो, ठीक है। मतलब मान लो हमारे देश में कोई 6 महीने के लिए काम करने को आया और फिर चला गया, तो हम उसको अपना नॉर्मल रेजिडेंट जो है इंडिया का नहीं मानेंगे, ठीक है।
इसके अलावा बॉर्डर वर्कर्स हु लीव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर and cross the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as normal residents of the country where they live and not where they work. देखो, बॉर्डर वर्कर्स वो होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल लगा हुआ है ना। तो मान लो इंडिया का कोई वर्कर है, इंडियन वर्कर है, वो डेली बेसिस पर नेपाल में काम करने जाता है। क्या करता है? कोई बिहार का है पर्सन, कहाँ का है? बिहार का है, और बिहार से वो डेली क्या है, नेपाल जाता है, और डेली बेसिस पर ही वो घर पर अपने शाम को आ जाता है ना। वहीं पर उसकी जॉब है, वो डेली बेसिस पर जाता है, फिर शाम को अपने घर वापस आ जाता है। तो ऐसे वर्कर्स को क्या बोला जाता है? ऐसे वर्कर्स को बोला जाता है बॉर्डर वर्कर्स। ठीक है, तो हम उसको कहाँ का रेजिडेंट मानेंगे? हम उसको वहीं का रेजिडेंट मानेंगे जहां पर वो रहता है, ना कि जहां पर वो काम करता है। दैट मीन्स कि वो इंडिया का ही माना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट, ना कि नेपाल का। समझ में आया? जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं जहां पर वो एक्चुअली में रहते हैं वहीं के वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं, ना कि जहां पर वो काम करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट किसको किसको मानेंगे। ठीक है, पहला है इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, इंडिया के ही एम्बेसी में काम करते हैं, कहाँ पर? यूएसए के अंदर। तो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months। कोई टूरिस्ट था जापान का जो इंडिया आया और इंडिया में सिर्फ 2 महीने रहा, तो क्या हम उसको इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे? तो नो, हम उसको इंडिया का रेजिडेंट नहीं मानेंगे। इसके बाद है इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस। कोई इंडियंस हैं जो कि यूएनओ के ऑफिस में काम करते हैं, और वो जो ऑफिस है यूएनओ का वो अमेरिका में है। ठीक है, यूएनओ का ऑफिस कहाँ पे है? अमेरिका में है, और वो वहां पर 1 साल से कम के लिए काम करते हैं। तो कहाँ के माने जाएंगे? वो इंडिया के ही माने जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसलिए वो जहां के हैं वहीं के माने जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मोर देन 1 ईयर हो जाता, अगर यहाँ पर मोर देन 1 ईयर हो जाता, तो तब क्या केस होता? तब फिर वो कहाँ के माने जाते? तब वो अमेरिका के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है माने जाते। ठीक है, इसके अलावा इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। इंडिया के मुस्लिम्स हैं जो हज के लिए गए हैं, तो उनको क्या माना जाएगा? उनको भी इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर काम से, किसी रिलीजियस वर्क से गए हैं और वो जल्दी ही वापस भी आ जाएंगे, है ना। तो उनको क्या माना जाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। इसके बाद फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। कोई फॉरेन टूरिस्ट है जो इंडिया आए, इंडिया विजिट करने, ताजमहल देखने आए वो 1 महीने के लिए, तो ऐसे फॉरेन टूरिस्ट को हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रैक्टिस की हेल्प से समझ में आया होगा कि किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। अब हम एक बार देखते हैं कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप क्या होती है। तो देखो, सिटीजनशिप को पहले देखते हैं। इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। यानी कि कोई भी इंसान जिस देश में पैदा होता है तो उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ होता है वो वहीं का सिटीजन कहलाता है। या फिर अगर उस पर्सन ने जी उस कंट्री के लीगल प्रोविजंस को फॉलो कर दिया तब भी वो किसी कंट्री का सिटीजन बन जाता है। सिटीजनशिप कैसा कॉन्सेप्ट है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? लीगल कॉन्सेप्ट है। तो देखो, इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 ways। इंडियन सिटीजनशिप 2 तरीके से कोई एक्वायर कर सकता है। एक तो व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया में ही पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाता है। दूसरा, अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर भी बोर्न हुआ है
तब भी अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे और इंडिया का जो लॉ है वो उसको अलाउ कर दे तो वो इंडिया का जो है सिटीजन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिडेंटशिप। तो रेजिडेंटशिप में क्या है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये किसके बेसिस पर हम देखते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है कहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो कहाँ से जो है अपनी अर्निंग कर रहा है, कहाँ पर वो पैसा खर्च कर रहा है। तो देखो, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कोई जो इंडिविजुअल है वो किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा इफ ही ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year and his center of economic interest also lies in that country। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाता है अगर वो उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहता हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में ही लाई करता हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि ए पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम ए रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि कोई पर्सन हो सकता है कि एक समय पर किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन हो और उसी सेम समय पर वो दूसरे किसी कंट्री का रेजिडेंट हो। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि मैं इंडिया में ही पैदा हुई हूं तो मैं इंडिया की ही सिटीजन हूं, लेकिन अगर मैं अमेरिका शिफ्ट कर जाती हूं और मैं 1 साल से ज्यादा वहां पर रहती हूं, वहीं पर जॉब करती हूं, वहीं पर अपने पैसे खर्च करती हूं, तो इसका मतलब मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी इंडिया से बाहर ही हो रही हैं। तो इसका मतलब मैं इंडिया की रेजिडेंट उस टाइम पर नहीं रहूंगी। रेजिडेंट मैं कहाँ की कहलाऊंगी, अमेरिका की कहलाऊंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन एक टाइम पर किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन हो सकता है और किसी दूसरी कंट्री का वो रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे आज की इस क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।